Hello and welcome to the Sardana Ice Academy. We are discussing about the course of NDA, and in that respect the content of social studies we are discussing, and we have already discussed about the geography. Now we are going to start about the content of Indian history. So that's why we are here with the process of एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है, ये हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था J.S. मिल। J.S. मिल ने, ये ब्रिटिश टाइम में इंडिया में आए थे और ब्रिटिशर्स में के टाइम पर इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, और इसमें J.S. मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया: हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और क्रिश्चियन हिस्ट्री। तो J.S. मिल ने इंडियन हिस्ट्री को रिलीजियस एस्पेक्ट पर 3 पार्ट में डिवाइड किया: हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और क्रिश्चियन हिस्ट्री। तो एक्चुअली ये जो डिवीजन J.S. मिल ने किया, इसका नाम बदल करके अब हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जितने भी रूलर्स थे ये सब हिंदू रूलर्स थे, तो इसीलिए हिंदू हिस्ट्री कहा गया। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में जितने भी रूलर्स थे वो सब मुस्लिम रूलर्स थे, तो उसे मुस्लिम हिस्ट्री कहा गया। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स का रूल हो जाता है, यूरोपियंस का रूल हो जाता है, इसीलिए इसे क्रिश्चियन हिस्ट्री कहा गया। तो ये आइडेंटिफिकेशन किया J.S. मिल ने, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज अपना इंडियन हिस्ट्री का पहला पार्ट डिस्कस करते हैं, जो कि है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब जैसे देखिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में सम्राट अशोक थे, वो हिंदू थे। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में अकबर द ग्रेट का रोल आता है, और फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी इनिशिएट करते हैं, तो रूलर्स जो थे वो तो ब्रिटिशर्स ही थे। तो इसीलिए इसे J.S. मिल ने हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और क्रिश्चियन हिस्ट्री कहा होगा। फिलहाल हम लोग इसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रूप में डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म और महाजनपद एज। तो ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास का 3 पार्ट में डिवीजन है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो वैसे एंशिएंट इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। लगभग इसका जो ओरिजिन है वो माना जाता है 8000 BC से, 8000 BC से इसको माना जाता है। लेकिन इसका भी जो सबसे एडवांस्ड, सबसे ज़्यादा रिफाइंड नियो पैलियोलिथिक एज जो आई, ये नियो पैलियोलिथिक एज 2500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। 2500 BC से लेकर के 1500 BC तक, लगभग 1000 वर्ष का जो समय था, ये नियो पैलियोलिथिक, नियोजोइक एज, नियोलिथिक एज मानी जाती है। और इस नियोलिथिक एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, और सही मायनों में इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC से ही इंट्रोड्यूस की हुई मानी जाती है। तो देखिए, हिस्ट्री में या तो आप इसे BC कहिए, बिफोर क्राइस्ट, या फिर आप इसे कहिए BCE, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। हिस्ट्री में क्राइस्ट का जो जन्म हुआ
इससे पहले का जो समय है इसे BC या BCE कहा जाता है, और क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो समय है इसे CE कॉमन एरा कहा जाता है या AD कहा जाता है, एनो डोमिनी। तो चाहे आप एनो डोमिनी कहिए AD, चाहे आप कॉमन एरा कहिए CE। तो क्राइस्ट के जन्म से 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले और 2500 साल पहले, तो 2500 साल पहले ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई। और क्राइस्ट के जन्म के बाद कॉमन एरा 100 CE, 500 CE, 1000 CE, 2000 CE, और अभी हम लोग 2023 में चल रहे हैं। तो 2023 से लेकर के 2500 BCE ऑलमोस्ट लगभग 4500 साल या 5000 साल का इतिहास हो गया है भारतवर्ष का। वैसे तो इससे भी पुराना है, लेकिन हम लोग ये 5000 वर्ष का इतिहास ही मान करके चलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज 8 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 8 लाख BC से लेकर के 8000 BC तक पैलियोलिथिक एज को माना जाता है। इसमें लोग गुफाओं में रहते थे, पत्थरों के हथियार बनाते थे, पत्थरों का ही औजार बनाए जाते थे। तो ये पत्थरों का हर काम होता था, तो इसीलिए इसे पैलियोलिथिक एज, पाषाण काल, पाषाण युग कहा जाता है। फिर आई मीजोलिथिक एज 8000 BC से लेकर के 2500 BC तक। 8000 BC से 2500 BC तक मीजोलिथिक एज में लोगों ने धीरे धीरे डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, आग की खोज कर ली और लोग ग्रुप्स में रहने लगे, एक झुंड बना करके रहने लगे। नियोलिथिक एज में 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। जैसे उन्होंने बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार कर लिया, मतलब जो जिससे घुमा घुमा करके पत्थर बनाते थे, बर्तन बनाते थे। तो ये कुम्हार का चाक बना लिया। और पहिए का निर्माण हो गया, तो पहिए से गाड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, बुलक कार्ट जैसा गाड़ियों का इस्तेमाल होने लगा। आग तो पहले ही खोज ली थी, तो पका करके खाना बनाने लगे। मिट्टी और जो घर बनाए जाते थे वो ईंटों के बनाए जाते थे, और ईंटें जो थी वो ब्रिक लाइन में पकी हुई ईंटें हुआ करती थी। तो बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड, बहुत ही ज़्यादा आधुनिक सभ्यता का निर्माण हुआ 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। तो हम लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कस करते हैं वो यही नियोलिथिक एज को ही डिस्कस करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ये है, देखिए इसका जो एक्सपेंशन हुआ पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर के वेस्टर्न इंडिया तक, गुजरात तक इसका एक्सपेंशन माना जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक हुआ होगा। हिस्टोरियंस लाइक मॉर्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड एटसेट्रा considered that the civilization had a foreign origin, while W.A. Fairservice, Amlanand Ghosh etc. believed in Indian origin of the Indian civilization। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसने ओरिजिनेट किया, इसके बारे में अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे मॉर्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड ने कहा है कि यहाँ फॉरेनर्स आए और उन फॉरेनर्स ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ओरिजिनेट किया। लेकिन अमलानंद घोष और W.A. फेयरसर्विस जैसे हिस्टोरियंस ने ये कहा कि वो इंडियन ओरिजिन ही थे जिन्होंने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को जन्म दिया, और वो यहीं के मूल निवासी थे, यहीं के मूल जनजाति थी। तो जो भी रहा हो, लेकिन फिलहाल माना तो यही जाता है कि यहीं के लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ओरिजिनेट किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को डेवलप किया।
तो इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसी वजह से सबसे पहली साइट होने की वजह से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। हुआ क्या था, 1900 पहले, इससे पहले की बात करते हैं कि हमारे यहाँ भारत में 1853 में रेलवे लाइन बिछाई जाने का काम शुरू हुआ 1853 में। तो 1854 के आसपास लाहौर में खुदाई चल रही थी रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो वहाँ लाहौर में ज़मीन के नीचे कुछ अवशेष मिले पत्थर अत्थर के, तो उनको लगा कि यहाँ पर कुछ मंदिर वंदिर रहा है, और उन्होंने वो खुदाई वहाँ पर बंद कर दी कि अगर मंदिर का अभिशाप लग गया तो क्या होगा। तो ये कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये लिखा कि यहाँ पर बहुत पुराने अवशेष मिले हैं, लेकिन इसे धार्मिक कार्यों से जोड़ते हुए यहाँ पर खुदाई को बंद करना पड़ा है। तो ये रिपोर्ट बंद हो गई। 1854 के बाद ये रिपोर्ट बंद हो गई और किसी ने इस पर कोई काम नहीं किया। फिर आए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड बन करके जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, ये डायरेक्टर जनरल बनाए गए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट को पढ़ा, और अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इन्होंने 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी को अपने साथ लिया, और राय बहादुर दयाराम साहनी के साथ मिल करके जॉन मार्शल ने फिर उसी जगह पर खुदाई की और हड़प्पा को खोजा उन्होंने 1921 में। तो इस तरीके से सबसे पहली साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसे डिस्कवर किया जॉन मार्शल और दयाराम साहनी ने 1921 में, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये है हड़प्पा और ये है मोहेंजोदारो। फिर आया मोहेंजोदारो का नंबर 1922 में, 1922 में सर जॉन मार्शल ने राखाल दास बनर्जी के साथ मिलकर के मोहेंजोदारो को खोज लिया। Around 80% sites of Harappa civilization are found in now extinct Saraswati river plains। तो लगभग 80% जो साइट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो सरस्वती रिवर, जो बहुत पुरानी रिवर मानी जाती है, वैदिक सभ्यता में भी उसका उल्लेख है, तो उस रिवर के बैंक पर ये साइट्स डेवलप हुई होंगी ऐसा माना जाता है। 80% साइट उसी इनविजिबल एक्सटिंक्ट रिवर सरस्वती के बैंक पर डेवलप हुई। टोटल एरिया कवर्ड, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टोटल एरिया डेवलप हुआ, जितने एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबूत पाए जाते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, वो है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया इंडस वैली सिविलाइजेशन ने। और इसका जो नॉर्दर्न स्ट्रेच था वो कश्मीर में मांडा को माना जाता है, साउदर्न स्ट्रेच इसका महाराष्ट्र के दायमाबाद तक माना जाता है, ईस्टर्न स्ट्रेच इसका उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक है, और वेस्टर्न स्ट्रेच ईरान के सुख्ता जंदौर तक माना जाता है। तो ईरान तक फैली हुई थी ये सभ्यता, उत्तर प्रदेश से लेकर के ईरान तक और कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक। 12,99,600 स्क्वायर फीट का, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया इंडस वैली सिविलाइजेशन ने। तो यहाँ पर देखिए मैप में ये कश्मीर में मांडा है और महाराष्ट्र में यहाँ तक दायमाबाद है, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से ईरान के सुख्ता जंदौर तक इतना बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। और ये राजस्थान में कालीबंगन, हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली, पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, चन्नूदरो, गुजरात में धौलावीरा, सरकोटदा, लोथल। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की।
तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिफरेंट साइट्स को किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया। तो सबसे पहले हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के। 1921 में सर जॉन मार्शल के साथ दयाराम साहनी ने इसे डिस्कवर किया। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, इसे सिंध पाकिस्तान प्रांत में देखा जाता है। राखाल दास बनर्जी के साथ सर जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया। चन्हूदरो भी सिंधु नदी के किनारे है, इंडस नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। 1930 में इसे NG मजूमदार ने डिस्कवर किया। लोथल भोगावा नदी के किनारे है, गुजरात में, भारत में। 1955 में इसे SR राव ने डिस्कवर किया था। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में, भारत में। 1960 में अमलानंद घोष ने इसको डिस्कवर किया BB लाल के साथ मिलकर के। बनावली घग्गर नदी के किनारे, हरियाणा, इंडिया में है। 1973 में इसे RS बिष्ट ने डिस्कवर किया था। धौलावीरा रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। 1967 में JP जोशी ने इसे डिस्कवर किया था। कोट दिजी सिंधु नदी के किनारे, 1955 में फजल अहमद खान ने कोट दिजी को डिस्कवर किया था। सुक्ता जंदोर दशक नदी के किनारे है, ईरान में। 1927 में A स्टीन ने इसको डिस्कवर किया। रंगपुर गुजरात में, भादर नदी के किनारे। 1931 में MS वत्स ने इसको डिस्कवर किया। सरकोटडा रन ऑफ कच्छ गुजरात में। 1964 में JP जोशी ने इसको डिस्कवर किया। राखीगढ़ी शादी कौर में, हरियाणा में। 1962 में सूरज भान ने इसको डिस्कवर किया। तो जब तक राखीगढ़ी की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक माना जाता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है एरिया वाइज मोहनजोदारो। लेकिन जब राखीगढ़ी को खोज लिया गया तो राखीगढ़ी अब तक की प्राप्त सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट मानी जाती है, जो है हरियाणा में, शादी कौर में, जिसकी खोज सूरज भान ने 1962 में की। टाउन्स नियर रिवर्स बेसिन, रिवर बैंक्स। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, बनावली सरस्वती जिसे अब घग्गर कहा जाता है, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगावा नदी के किनारे, रोजड़ी भादर नदी के किनारे, मालवा ताप्ती नदी के किनारे, सुक्तकोह शादीकौर नदी के किनारे, सुक्ता जंदोर दशक नदी, चन्हूदड़ो इंडस नदी। तो ये एक कंपैरिजन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का उसके समय की अन्य सिविलाइजेशंस के साथ, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जिसे दजला और फरात नदियों के किनारे पर एस्टैब्लिश किया गया, ये ईरान में है, अब इसे ईरान में माना जाता है। इजिप्ट नील नदी के, नाइल रिवर के बैंक पर डेवलप हुई इजिप्ट में। चाइना में हुआंगहो नदी के किनारे चाइनीज सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। इंडस पीपल इंपोर्टेड, तो इंडस पीपल के टाइम पर जो सबसे पहला मेटल डिस्कवर किया गया था वो था कॉपर, तांबा। तो इसीलिए इसे चाल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। तांबा के अलावा टिन, सिल्वर, लैपिस lazuli, टर्कॉइज, गोल्ड, एमेथिस्ट, जेडाइट, कॉन्च शेल, एगेट, लेड, फंचाइट जैसे मेटल्स भी देखने को मिलते हैं, ये मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आयरन का नाम कहीं नहीं मिलता। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर आयरन की खोज नहीं हुई थी, लोहे का ज्ञान इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं था। तो कॉपर जो है ये बलूचिस्तान से मिलता है, राजस्थान के खेतड़ी से मिलता है, अफगानिस्तान और पर्शिया से मिलता है। टिन बंगाल और अफगानिस्तान से मिलता है। सिल्वर राजस्थान के अजमेर से देखने को मिलता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में देखा गया है सिल्वर को, और पर्शिया और अफगानिस्तान में। तो ऐसे बहुत सारे और जगह हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से लेकर के आज तक यहाँ पर ये मेटल्स मिलते हैं।
ये खनिज भी मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये भारत की सबसे पहली ज्ञात शहरी सभ्यता मानी जाती है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है इसे। इसमें शहर को दो भागों में विभाजित किया गया था, ऊंचा शहर जिसे सिटाडल कहते थे और निचला शहर जिसे सिटी कहा जाता था। तो सिटाडल एंड सिटी में शहर को डिवाइड किया गया। सिटाडल में जो थे वो बहुत ही इलीट क्लास के लोग रहा करते थे, बहुत ही एफ्लुएंट क्लास के लोग रहा करते थे, बहुत पढ़े लिखे अभिजात्य वर्ग के रिच क्लास के लोग रहते थे सिटाडल में। जैसे पुरोहित थे, राजा थे, सेनानी थे, ये लोग सिटाडल में रहते थे। और जो कामगार वर्ग था, जो काम करते थे जो लोग, या जो लोअर कैटेगरी के लोग माने जाते थे, उन्हें सिटी में रखा जाता था, निचले नगर में रखा जाता था। शेप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ट्रायंगुलर शेप में ज़्यादातर शहर मिले हैं। बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड इन जियोमेट्रिकल शेप, तो ज़्यादा से ज़्यादा जियोमेट्रिकल शेप में बिल्डिंग्स को बनाया जाता था, या तो स्क्वायर की शेप में या रेक्टेंगल की फॉर्म में बिल्डिंग्स को डेवलप किया जाता था। और उसके बगल में नालियाँ भी निकाली जाती थी, और ये जो नालियाँ होती थी इन्हें ढक करके निकाला जाता था, ढकी हुई थी। हो सकता है कोई स्वच्छता अभियान उस टाइम भी चलता रहा हो, इसीलिए हर नाली, हर ड्रेनेज सिस्टम ढका हुआ आपको दिखाई देगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज मैट्रियार्कल सोसाइटी, तो उस समय मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। परिवार की मुखिया माता हुआ करती थी, माता ही परिवार का भरण पोषण किया करती थी, इसलिए मैट्रियार्कल सोसाइटी कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। देयर वॉज इक्वालिटी इन सोसाइटी, समाज में हर जगह समानता थी, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था। हाँ, ये जो सिटाडेल और सिटी थे ये प्रोटेक्टर के रूप में जाने जाते थे। जो सिटाडेल में रहते थे तो वो सिटी को प्रोटेक्ट करते थे, तो इसीलिए उन्हें ऊंचे स्थान पर रखा जाता था। इसमें भेदभाव नहीं था, छोटा या बड़ा नहीं था कोई। उस समय करेंसी नहीं मिलती है, करेंसी का कहीं कोई अभिलेख नहीं मिलता, इसी वजह से बार्टर सिस्टम के थ्रू इकोनॉमी चलती रही होगी। और बार्टर सिस्टम में गिव एंड टेक का प्रोसेस होता है कि जिसके पास गेहूं होते होंगे या जिसके पास अनाज होता होगा वो उससे बदल करके गाय खरीद लेता होगा या कोई और चीज़ खरीद लेता होगा, तो ये बार्टर सिस्टम चलता रहा होगा। मेन प्रोफेशन वॉज एग्रीकल्चर, वीट एंड बार्ली वर मेन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, तो गेहूं और जौ सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स माने जाते थे उस समय के। फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज इनिशिएटेड विद मेसोपोटामियन एंड सुमेरियन सिविलाइजेशन, तो उस समय विदेशी व्यापार भी होता होगा, और जो विदेशी सभ्यताएं थीं मेसोपोटामियन, सुमेरियन, इजिप्शियन, उनके साथ ज़्यादा फॉरेन ट्रेड किया जाता रहा होगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑल्सो टुक प्लेस थ्रू पोर्ट्स, तो उस समय आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी होता होगा फॉरेन ट्रेड में, और ये फॉरेन ट्रेड के लिए पोर्ट भी बनाए गए थे। जैसे सबसे पुराना पोर्ट है लोथल का पोर्ट गुजरात में। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स वर एग्रीकल्चरल गुड्स, मेनली कॉटन गुड्स, टेराकोटा पॉटरी पेंटेड विद ब्लैक डिज़ाइन, तो उस समय एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ तो होती ही होती थी, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के अलावा, और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? कॉटन। कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरे सिविलाइजेशन में, इसीलिए इसे कॉटन हब कहा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो कॉटन के अलावा टेराकोटा पॉटरी भी एक्सपोर्ट की जाती थी, मिट्टी के बनाए हुए बर्तन या मिट्टी के बनाए हुए मूर्तियाँ, इस टाइप के टेराकोटा पॉटरी को ब्लैक डिज़ाइन में पेंट करके एक्सपोर्ट किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट सिविलाइजेशन विच प्रोड्यूस्ड कॉटन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कॉटन प्रोड्यूस करने के नाम से ही जाना जाता है, इसीलिए इसे कॉटन हब कहा जाता था। टेम्पल्स वर एब्सेंट, टेम्पल्स का कहीं कोई एविडेंस नहीं मिलता है, मंदिर कहीं पर भी नहीं देखे गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। नेचर वर्शिप सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ करती थी। नेचर वर्शिप में सूर्य की पूजा, चंद्र की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा की जाती थी।
मेन वॉज मदर गॉडेस एंड प्रोटोशिवा। तो ऐसे भी एविडेंस मिलते हैं कि जिसमें मदर गॉडेस को देखने को मिलता है और प्रोटोशिवा, जैसे ये एक मुद्रा मिली है जिसमें एक व्यक्ति ध्यान की अवस्था में बैठा है और ध्यान की अवस्था में बैठे बैठे उसके आसपास पशु विचर रहे हैं और ये पशु होने की वजह से इसे पशुपति कहा गया है और यही पशुपति फिर बाद में भगवान शिवा के रूप में इंट्रोड्यूस किए गए। तो ये मदर गॉडेस और प्रोटो शिवा के एविडेंसेस मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एनिमल वर्शिप वॉज प्रोमिनेंट लाइक यूनिकॉर्न, ऑक्स, हम्प्ड बुल। तो उस समय पशुओं की भी पूजा की जाती थी जिनमें यूनिकॉर्न की पूजा, ऑक्स यानी कि बैल की पूजा और हम्प्ड बुल, ये देखिए ये हम्प्ड बुल की पूजा की जाती रही होगी। पीपल ट्री वॉज वर्शिप्ड। तो पीपल के वृक्ष की पूजा उस समय से चलती आ रही है हमारे देश में। फायर वर्शिप नोन एज हवन कुंड फाउंड इन कालीबंगन। तो कालीबंगन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के हवन कुंड भी प्राप्त हुए हैं। तो ये पता चलता है कि उस टाइम से ही कर्मकांड प्रधान समाज होने लगा होगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो एक सिमेट्री प्राप्त हुई है, मतलब एक शवाधान प्राप्त हुआ है जिसका नाम है R37 और सिमेट्री H। हम्प्ड बुल मिला है, यूनिकॉर्न सील मिली है, ग्रैनरी मिली है हड़प्पा से, मतलब अन्नागार मिला है हड़प्पा से जो कि किले के बाहर था। वैसे हर अन्नागार किले के अंदर बनाया जाता था लेकिन हड़प्पा का अन्नागार किले के बाहर था। कॉपर मेड मिरर मिला है हड़प्पा से और वैनिटी बॉक्स मिला है हड़प्पा से। मोहेंजोदारो से अब तक की सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है मोहेंजोदारो। अब तक की सबसे बड़ी जो स्नानागार है, ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैनरी, ये मोहेंजोदारो से मिली है। तो ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैनरी मोहेंजोदारो की है। ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैचू, एक गर्ल है ब्लैक कलर की जो इस भंगिमा में ऐसे खड़ी हुई है, पैर भी ऐसे ही हैं और हाथ भी उसके ऐसे ही फोल्डेड हैं। तो ये डांसिंग पोज में ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है, इसीलिए इसे डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रॉन्ज स्टैचू कहा गया है जो मोहेंजोदारो से मिलता है। इसके अलावा स्टोन सील, बहुत सारी पत्थर की मुद्राएं मिली। काली बंगन, बंगन कहते हैं चूड़ियों को, बंगड़ी। तो बंगड़ी लोकल लैंग्वेज में राजस्थान में, गुजरात में बंगड़ी कहा जाता है। तो काली काली बंगड़ियाँ यानी कि चूड़ियाँ मिली हैं और इसी वजह से इसका नाम काली बंगन पड़ गया है। तो ब्लैक बैंगल्स यहाँ पर मिले हैं। 7 सीरीज ऑफ फायर ऑल्टर्स, मतलब यज्ञ वेदी जिस पे यज्ञ किया जाता था, जो हवन कुंड होते हैं, तो ऐसे 7 फायर ऑल्टर्स मिले हैं। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इन बाउस्ट्रोफिडॉन स्टाइल। बाउस्ट्रोफिडॉन स्टाइल होती है ऐसे लिखने वाली, तो बाउस्ट्रोफिडॉन स्टाइल में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिली है कालीबंगन से। देखिए उस समय कि कहीं कोई लैंग्वेज के एविडेंस नहीं मिलते, तो लैंग्वेज के एविडेंस नहीं मिलते, केवल चित्र बना बना करके लोग अपने एक्सप्रेशंस को डिलीवर किए करते रहे होंगे। तो इसी वजह से चित्र बना बना करके एक्सप्रेशन को डिलीवर करने की जो स्टाइल है इसे पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज कहा जाता है। तो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज के एविडेंस मिलते हैं कालीबंगन से। कॉपर का, तांबे का एक बैल मिला है, हल मिला है लकड़ी का और जुते हुए खेत, प्लोड फील्ड मिले हैं कालीबंगन से और ऊंट की एक हड्डी भी मिली है कालीबंगन से। तो इतना सारा एविडेंस कालीबंगन राजस्थान से मिलता है। राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सूरज भान ने 1962 में जब राखीगढ़ी को खोज लिया तो तब से लेकर के अब तक एरिया वाइज राखीगढ़ी को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट माना जाता है। मैक्सिमम इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट आर फाउंड इन गुजरात। गुजरात में अब तक सबसे ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स को देखा गया है। बनावली हरियाणा से एक
खिलौने वाला हल, मतलब छोटा सा प्रतिरूप, मिनिएचर हल मिला है, प्लो मिला है, टॉय प्लो। लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स, तो जौ के दाने सबसे ज़्यादा मिले हैं बनावली से अभी तक। लोथल गुजरात में, तो लोथल में ये देखिए ये है लोथल। लोथल में सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर बोखावा इन अहमदाबाद गुजरात, पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी थी। अहमदाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर है ये बुक लोथल। डबल बरियल मेल अलॉन्ग विद फीमेल, तो यहाँ पुरुष के साथ महिला शवाधान भी देखने को मिलता है। तांबे का एक कुत्ता मिला है यहाँ पर, और फायर ऑल्टर मतलब यज्ञ बलिवेदी भी मिली है। सरकोटड़ा भी गुजरात में है। स्टोन कवर्ड ग्रेव, पत्थर से ढकी हुई जो ग्रेव हैं, मतलब कब्र हैं, ये मिली हैं। और घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं सरकोटड़ा से। चन्हूदड़ों से बीड फैक्ट्री मिली है। बीड फैक्ट्री मतलब जो महिलाएं अपने बालों को संवारने के लिए छोटे छोटे से मनके लगाती हैं, आज भी लगाती हैं मनके, तो ऐसे मनकों को बीड कहा जाता है। और ये बीड बनाने वाली फैक्ट्री चन्हूदड़ों से प्राप्त हुई है। एविडेंस ऑफ लिपस्टिक, लिपस्टिक के एविडेंस मिलते हैं चन्हूदड़ों से। एविडेंस ऑफ कार्ट विथ सीटेड ड्राइवर, तो एक ऐसी गाड़ी मिली है जिसपे एक ड्राइवर बैठा हुआ है, इसका एविडेंस भी मिलता है चन्हूदड़ों से। ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, तो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में चन्हूदड़ों ही एक ऐसी सिटी है जिसमें सिटाडेल नहीं मिलता, केवल और केवल निचला नगर सिटी ही मिलता है। रोपड़ हरियाणा में, पंजाब में ह्यूमन बरियल अलॉन्ग विद डॉग बरियल, तो मानव शवाधान के साथ पशुओं का शवाधान भी देखा गया। स्पेशली कुत्ते का शवाधान रोपड़ से प्राप्त हुआ है। रंगपुर ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस, धान के चावल के सबसे पुराने अवशेष रंगपुर से देखने को मिलते हैं गुजरात में। धौलावीरा ओनली साइट विच वॉज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, जायंट वाटर रिजर्वायर, डैम्स एंड एम्बैंकमेंट, तो केवल यही एकमात्र ऐसा शहर है जिसे नदी के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। सबसे बड़ा एक जलाशय वाटर रिजर्वायर, जाइंट रिजर्वायर मिला है यहाँ पर। बांध मिला है यहाँ पर धौलावीरा में, और बांध के किनारे रहने वाला जो एम्बैंकमेंट होता है ये मिला है धौलावीरा में। तो राखीगढ़ी की डिस्कवरी से पहले धौलावीरा को ही भारत की सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट माना जाता था, लेकिन अब राखीगढ़ी सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हो गई। रूट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये देखिए ये इतना बड़ा टेरिटरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडस वैली वॉज डिस्कवर्ड इन 1856 बाय रेल रोड क्रू, तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था ना, लाहौर में खुदाई कर रहे थे 1856 में, तो उस टाइम उसके एविडेंस मिले, लेकिन उसको फिर एज इट इज दबा दिया गया। कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम पर ये हुआ। हड़प्पा सबसे पहली साइट थी, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। फिर नंबर आया मोहेंजोदारो का 1922 में। मोहेंजोदारो को लोकल मीनिंग में, लोकल टर्म में हिल ऑफ द डेड कहा जाता है। मतलब मोहेंजोदारो में बहुत सारे ऐसे पहाड़ मिले हैं छोटे छोटे जिन्हें माउंट्स ऑफ डेड कहा जाता है। माउंट्स ऑफ डेड मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का शहर कहा जाता है मोहेंजोदारो को। बोथ सिटीज शेयर्ड अर्बन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल फीचर्स, तो ये दोनों हड़प्पा और मोहेंजोदारो जो हैं शहरी आर्किटेक्चरल फीचर्स को शो करते हैं। 3 माइल्स इन सर्कमफेरेंस विद पॉपुलेशन ऑफ 40,000, तो ये पूरे 3 माइल में फैले हुए थे और 40,000 की आबादी रही होगी इन शहरों की। तो ये है देखिए पूरा यहाँ पर हड़प्पा है, ये मोहेंजोदारो है, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और ये ट्रेड रूट था इतना बड़ा, नाइल से होते हुए फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से होते हुए फिर
यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते थे लोग। रूट्स ऑफ इंडस वैली बिगैन एज अर्ली एज 7000 BC। तो 7000 ईसा पूर्व के अवशेष मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पॉसिबली बिगैन एज हर्डर्स हु मूव्ड इनटू रिवर वैली ड्यूरिंग कोल्डर मंथ्स। तो ठंड के महीनों में ये नोमैडिक ट्राइब्स रहे होंगे, भेड़ बकरी चराने वाले लोग रहे होंगे, जो ठंड के समय में यहाँ पर आकर के रहना स्टार्ट करने लगे होंगे। ओवर टाइम दे मे हैव डिसाइडेड टू फार्म रिवर वाटर्ड लैंड ऑफ द वैली। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ यही लोग यहाँ पर खेती करना स्टार्ट करने लगे होंगे और रिवर वाटर लैंड में जो वैली है जहाँ पर रिवर है, तो रिवर में ये लोग खेती करना शुरू करने लगे होंगे। दे बिगैन ट्रेडिंग बाय बोट अलॉन्ग विद इंडस डाउन इनटू द अरेबियन सी, इनटू द पर्शियन गल्फ एंड अप द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स इनटू मेसोपोटामिया। तो धीरे धीरे समय गुजरने के साथ इन्होंने बोट के द्वारा, नाव के द्वारा ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा। अरेबियन सी से होते हुए ये पहुंच गए होंगे पर्शियन गल्फ से होते हुए टिग्रिस और यूफ्रेट्स, दजला और फरात नदियों के मेसोपोटामिया सभ्यता में। दी आर्टिफैक्ट्स, तो उस समय के ये आर्टिफैक्ट्स रहे थे आर्ट के। क्राफ्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंक्लूडेड पॉटरी मेकिंग, डाइंग, मेटल वर्किंग इन ब्रॉन्ज एंड बीड मेकिंग। जेड फ्रॉम हिमालयाज, तो ये जेड मिला है हिमालय से, लैपिस लजूली अफगानिस्तान से, पर्शिया से टर्कॉइज, एमेथीस्ट मेवाड़ से, और सीटाइट विच वॉज फाउंड लोकली। तो इतने सारे बीड के कारखाने मिले हैं। वैसे स्पेशली चन्हूदड़ों से बीड फैक्ट्री मिली है। आर्टिफैक्ट्स, क्राफ्ट्स एंड आर्ट, तो ये जो आप देख रहे हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की एक मूर्ति है, द मैजिक इन द इमेज, विमेन इन क्ले एट मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा। तो इस तरीके की महिलाओं की प्रतिकृति बनाना हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्मॉल स्कल्पचर्स इन स्टोन, टेराकोटा एंड ब्रॉन्ज अपीयर टू रिप्रेजेंट प्रीस्टली और गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स, dancing girls and perhaps mother goddesses. Since there are no surviving texts to explain identities, these can only be guesses. तो ये guesses हो सकते हैं कि ये इस प्रतिकृति को देख करके मदर गॉडेस की अभिकल्पना की गई होगी। तो गैस है, ये टेराकोटा इमेज है। ऐसे बहुत छोटे छोटे और भी बहुत सारे स्मॉल स्कल्पचर्स मिले हैं। तो ये भी देखिए टॉय कार्ट है। ये डाइस एंड स्मॉल स्कल्पचर्स ऑफ बुलक कार्ट्स वर प्रोबेबली यूज्ड एज टॉयज एंड गेम्स। द फर्स्ट नोन यूज ऑफ कॉटन एज अ फाइबर फॉर वीविंग टेक्सटाइल्स अकर्ड इन द इंडस वैली। तो सबसे पहला कॉटन का जो एविडेंस है पूरे वर्ल्ड में, ये भारत में ही देखने को मिलता है और यहीं से टेक्सटाइल की शुरुआत हुई होगी। Carefully planned cities. Originating around 2500 BC, the thriving civilization survived for around 500 years. तो लगभग कम से कम 500 साल इस सभ्यता का समय रहा होगा। Both Harappa and Mohenjo-daro, two of the largest among 500 cities, were 3 miles in circumference with around 40,000 people. तो 40,000 की जनसंख्या के साथ हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो जैसे बड़े शहर 3 माइल तक फैले हुए थे। मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा। टू द नॉर्थ इज द सिटाडेल एंड रेज्ड एरिया। तो ऊंचा शहर जिसे सिटाडेल कहा गया था, ये शहर के उत्तरी किनारे पर था।
In Mohenjo-daro, the citadel is built on an architectural platform about 40 feet above the plain, 45 feet above the plain. तो मोहेंजोदारो में एक आर्किटेक्चरल प्लेटफॉर्म बनाया गया इस टाइप का, लगभग 45 फीट ऊंचा, और उस पर सिटाडेल का निर्माण किया गया. ऑन द समिट वॉज अ ह्यूज कम्युनल बाथ. तो इसके बिल्कुल शिखर पर, ऊंचाई पर एक कम्युनल बाथ था. कम्युनल बाथ मतलब उस समय धर्म के कोई प्रमाण नहीं मिलते, तो मंदिर के भी कोई एविडेंस नहीं मिलते. इस वजह से सबसे पवित्र स्थान ग्रेट बाथ को ही माना जाता होगा, क्योंकि उस समय लोग आते थे वहाँ स्नान करने, और स्नान करने के लिए आपस में आते होंगे, बातचीत करते होंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते होंगे, अपनी मन की बातें शेयर करते होंगे, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कम्युनल हार्मनी डेवलप होती होगी, और इसी वजह से इसे कम्युनल बाथ नाम दिया गया. नेक्स्ट टू द लार्ज बाथ वॉज अ ह्यूज ओपन स्पेस, अ ग्रेट ग्रैनरी वेयर फूड वॉज स्टोर्ड फ्रॉम पॉसिबल फ्लड्स. तो बार बार आने वाले फ्लड्स की वजह से, बाढ़ की वजह से इन्होंने भोजन को और अन्न को एक जगह पर स्टोर करना स्टार्ट किया, और ऐसे स्टोरेज हाउस मोहेंजोदारो से सबसे ज़्यादा देखे गए हैं. सबसे बड़े ग्रैनरी देखी गई है मोहेंजोदारो में, जिसे ग्रेट ग्रैनरी नाम दिया गया है, विशाल अन्नागार नाम दिया गया है. फोर्टिफाइड वॉल्स मार्क दी साउथ ईस्ट कॉर्नर्स. तो किले की दीवारों जैसी साउथ ईस्ट कॉर्नर पर स्कल्पचर्स मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं. तो देखिए उस समय ब्रिक लाइन में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, आज से 5000 साल पहले. तो इसीलिए इसे सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक सिविलाइजेशन कहा जाता है, ज्योमेट्रिकली नोन सिविलाइजेशन कहा जाता है. अब ज्योमेट्री का ज्ञान था तभी तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की फॉर्म में ब्रिक लाइन में पके हुए ईंटों से बनी हुई जो इमारतें हैं उनका प्रयोग कर पाए. तो ये है देखिए वो ग्रेट बाथ मोहेंजोदारो में. मोहेंजोदारो एंड हरप्पा. द लोअर सिटी वॉज लेड आउट इन अ ग्रिडिरॉन विद द मेन स्ट्रीट अबाउट 45 फीट वाइड. तो ये जो मेन स्ट्रीट थी ये लगभग 45 फीट चौड़ी सिटी थी, 45 फीट चौड़ी रोड पर बनाई गई थी. तो इसकी जो रोड की जो लंबाई है ये भी फिक्स है 45 फीट की. प्राइवेट हाउसेस ऑलमोस्ट एवरीवन with its own well, bathing space and toilet consisting of a brick seat over a drainage area. तो निजी घर, प्राइवेट घर भी मिले हैं, जिनमें से हर घर में एक अपना कुआं था, अपना बाथिंग स्पेस था, टॉयलेट था, और सीट बनाई गई थी, कुर्सियां बनाई गई थी ईंटों की, और ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया गया था, ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम. Brick-lined drains flushed by water carried liquid and solid waste to sumps where it was carted away probably to fertilize nearby field. तो brick-lined drains थे, मतलब नालियाँ जो थी ये ईंटों की बनाई गई थी और ये ढकी हुई थी. लिक्विड इसमें बहता रहता था ताकि सॉलिड वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाए, और ये जो सॉलिड वेस्ट को निकाला गया ये फर्टिलाइज़र के रूप में खेतों में यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया गया. नेक्स्ट, द टाउन प्लान वाज रेगुलर. जो टाउन प्लानिंग थी ये रेगुलर थी. इवन फायर बेक्ड ब्रिक्स वर यूनिफॉर्म इन साइज एंड शेप. तो एक ही साइज और शेप के ईंट के भट्टों में पके हुए ईंटें हर जगह मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में. रेगुलरिटी ऑफ प्लान एंड कंस्ट्रक्शन सजेस्ट्स अ गवर्नमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी. तो उस समय जो नगर का विन्यास था
इसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल रही होगी, तभी तो एक जगह से शहर बनाए गए। ऑर्गेनाइजेशन था, ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी भी देखने को मिलती है। नो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर क्लियरली मार्क्स द प्रेजेंस ऑफ अ पैलेस और अ टेम्पल। तो कहीं पर भी किसी भी आर्किटेक्चर में या तो किले का या महल का या मंदिर का एविडेंस नहीं देखने को मिलता। There is still sign of social stratification in the plan और buildings। तो उस समय बहुत ही कम सामाजिक भेदभाव देखने को मिलता है, मतलब समाज में कहीं कोई विभाजन नहीं था, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं था। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि लोग जो कामगार वर्ग हैं वो अलग रहते हों और जो एलीट क्लास के लोग हों ये अलग रहते हों। हेड्स पॉइंटिंग टू द नॉर्थ, इंडस वैली बरियल साइट्स। तो ये बरियल साइट्स हैं जो उत्तर दक्षिण बनाई जाती थी और इनका जो मुख होता था ये उत्तर की ओर होता था। सम ग्रेव गुड्स सच एज पॉट्स ऑफ फूड एंड वाटर, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ज्वेलरी, सिंपल मिरर्स एंड सम कॉस्मेटिक्स। तो शवों के साथ उनके रोज़मर्रा की ज़रूरती की चीज़ों को भी उनके साथ रखा जाता रहा है, जैसे पॉट ऑफ फूड रखे गए, वाटर रखा गया, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ज्वेलरी रखी गई, सिंपल मिरर्स रखे गए और सम कॉस्मेटिक्स भी रखे गए। नॉट एक्स्ट्रावेगेंट लाइक रॉयल बरियल्स ऑफ इजिप्ट और इवन ऑफ मेसोपोटामिया। तो इतना ज़्यादा ये एक्स्ट्रावेगेंट नहीं था जितना हम लोगों ने इजिप्ट में ममीफिकेशन में देखा या फिर मेसोपोटामिया में देखा। तो ये मेल फीमेल बरियल लोथल में देखने को मिलता है। Among the 20,000 artifacts uncovered, the extraordinary extremes of wealth and poverty of Egypt and Mesopotamia do not appear. Why do you think that is the case? Among the 20,000 artifacts uncovered, the extraordinary extremes of wealth and poverty of Egypt and Mesopotamia do not appear. तो जैसे इजिप्ट में गरीबी और मेसोपोटामिया में गरीबी देखने को मिलती है, वैसी गरीबी यहाँ देखने को नहीं मिलती। अभी तक लगभग 20,000 ऐसे आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर किए गए हैं। क्वेश्चंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, आर्टिफैक्ट्स स्ट्रेस द अपरेंट क्लासनेसनेस ऑफ द सोसाइटी। तो जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उससे ऐसा पता चलता है कि वहाँ क्लासनेसनेस रही होगी, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं रहा होगा सभ्यता में, समाज में, सोसाइटी में। Until the Harappan language is deciphered, its civilization will remain mysterious। तो जब तक इसकी लैंग्वेज पढ़ी जाती है, हड़प्पा सभ्यता की लैंग्वेज, तब तक ये सिविलाइजेशन अनडेसिफर्ड ही रही होगी, मिस्टीरियस ही रही होगी, सभ्यता रहस्यमय ही बनी हुई है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुई, तो इस बारे में अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। 1500 BC तक ये सभ्यता बहुत चली। 1500 BC के बाद नोमैडिक और पैस्टोरल पीपल इंडिया आ गए, जिन्हें इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जिनके पास थी, ये हिंदू कुश माउंटेन से इंडिया में एंटर हुए। इन्हें आर्यंस कहा गया। आर्यंस का लिटरल मीनिंग होता है नोबल पीपल, कुलीन। दे एस्टैब्लिश्ड स्मॉल हर्डिंग एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ थ्रू आउट नॉर्दर्न इंडिया। तो पूरे उत्तरी भारत में इन्होंने एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ एस्टैब्लिश की और हर्डिंग करना, मतलब गाय बैल चराना स्टार्ट किया। देयर माइग्रेशंस टुक प्लेस ओवर सेवरल सेंचुरीज, और इनका माइग्रेशन कई 100 शताब्दियों तक लगातार चलता रहा। तो इन्हीं आर्यंस ने यहाँ की मूल ट्राइब्स को दक्षिण भारत में धकेल दिया, जिन्हें द्रविडियंस कहा जाता है आजकल। तो ये द्रविडियंस साउथ इंडिया में रहते हैं और नॉर्थ इंडिया में आर्यंस के वंशज रहते हैं।
तो ये जो आर्यंस थे, एक तो थ्योरी ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समापन की, और दूसरी है कि यहाँ पर अकाल पड़ गया, पानी की कमी पड़ गई, जिसकी वजह से ये लोग धीरे धीरे यहाँ से छोड़ करके उन जगहों पर जाने लगे जहाँ पर खेती आसानी से की जाए, खाने पीने को आराम से मिले। और एक और थ्योरी है जिसमें कहा गया कि बाढ़ आ गई, बहुत ही बड़े एरिया में बाढ़ आ गई, जिससे बहुत सारे लोग बह गए। तो जो भी सही रहा हो, फिलहाल 1500 ईसा पूर्व तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का समापन हो गया और 1500 ईसा पूर्व से इंडिया में आर्यंस का ओरिजिन हुआ और आर्यंस ने इंडिया में वैदिक कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में वैदिक कल्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।